प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने 16वां चैप्टर जिसका अपन अध्ययन कर रहे थे उसमें अब तक अपन ने इस चैप्टर के अंतर्गत जीव उत्पत्ति के भौतिक सिद्धांत पढ़ लिए थे। अब अपन पढ़ेंगे जीव उत्पत्ति के आध्यात्मिक सिद्धांत। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ, वो जानकारी आप ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे जीव उत्पत्ति के आध्यात्मिक सिद्धांत। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज शनिवार है। आज क्या वार है? शनिवार। और नेक्स्ट जो बुधवार आएगा, नेक्स्ट जो क्या आएगा? बुधवार। अर्थात शनिवार के बाद रविवार, सोमवार और मंगलवार, अर्थात 3 दिन के पश्चात फिर जो बुधवार आएगा उस दिन आपका विज्ञान का टेस्ट होगा। प्यारे विद्यार्थियों, विज्ञान का क्या होगा? टेस्ट। अब आपका प्रश्न ये उठेगा कि भाई सर हम टेस्ट कैसे देंगे, या फिर आप कौन कौन से चैप्टरों का लोगे? तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपकी ये सभी जो गलत फहमियां हैं इन सभी को मैं दूर कर रहा हूं, तो आप ध्यान से सुनेंगे। आपका जो ये विज्ञान का टेस्ट होगा सबसे पहले तो नेक्स्ट बुधवार को होने वाला है। ठीक है, आज शनिवार से 3 दिन बाद, शनिवार, उसके बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार के दिन आपका साइंस का क्या होगा? टेस्ट। अच्छा, अब साइंस में 3 चैप्टरों का टेस्ट होगा, तो अपन लेंगे बायोलॉजी पोर्शन का। अब बायोलॉजी में कुल 4 चैप्टर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब इन चारों चैप्टरों में अपन ने फर्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर का अध्ययन कर लिया है, लेकिन सेकंड चैप्टर अपन ने पढ़ा नहीं है, तो सेकंड चैप्टर आपके टेस्ट में नहीं आएगा। लेकिन चैप्टर नंबर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों चैप्टर आपके टेस्ट में आएंगे। अब इनमें से छोटे प्रश्न भी होंगे, ठीक है, इसमें मध्यम स्तर के प्रश्न भी होंगे और कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जिनका अपन लेवल ऊंचा रखेंगे। अब आपको क्या होगा कि इन तीनों चैप्टरों का जो टेस्ट का जो पेपर होगा वो बुधवार के दिन आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी, पीडीएफ के रूप में आपको मिलेगा। इसमें आपको ये पेपर मिल जाएगा। उसके बाद आपको ईमानदारी से इस पेपर को सोल्व करने के बाद नेक्स्ट आपको बृहस्पतिवार या बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, 2 दिन के अंदर अंदर इस पेपर को ईमानदारी से सोल्व करके आप इसकी पीडीएफ बनाकर ग्रुप में डालेंगे। सभी विद्यार्थी इसकी पीडीएफ बना के ग्रुप में डालेंगे और मैं फिर आपको चेक करके बताऊंगा कि आपका स्तर आप अभी कितना पढ़ रहे हो, कितना आपको अभी और पढ़ना है, कितने मार्क्स आपके आते हैं। तो ध्यान रखना, बुधवार के दिन साइंस का टेस्ट होगा, 3 चैप्टर, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ये बायोलॉजी के हैं जिनका अपन ने अध्ययन कर लिया। नोट्स भी आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं। इनका टेस्ट बुधवार को आपको पीडीएफ के रूप में पेपर मिलेगा। 2 दिन का आपके पास समय रहेगा, बृहस्पतिवार और इसके बाद शुक्रवार। उसके बाद 2 दिन के अंदर अंदर आप अपनी पीडीएफ को ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका मूल्यांकन कर दिया जाएगा। अब अपन आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है जीव उत्पत्ति के कौन से सिद्धांत? आध्यात्मिक सिद्धांत। प्यारे विद्यार्थियों, जीव उत्पत्ति के भौतिक सिद्धांतों के अंदर अपन ने पढ़ा था क्या? किस किस के सिद्धांत पढ़ लिए थे? तो अपन ने भौतिक सिद्धांत में अरस्तु का देखा, डार्विन का देखा, ऑपेरिन का देखा, हार्डेन का देखा और स्टेनले मिलर का प्रायोगिक सत्यापन अपन ने देख लिया। अब जीवन उत्पत्ति के आध्यात्मिक सिद्धांत, सिंपल सा पॉइंटेबल के कुछ बातों को समझना है आपको, उस मेरे साथ देखते जाना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रारंभ में ये कहा गया कि जो जीवन है, जीवन इसको अणुओं का समूह नहीं माना जा सकता। जीवन को किसका समूह नहीं माना जा सकता? अणुओं का समूह। अगर एक परीक्षा में पूछा, आपसे प्रश्न पूछूं कि क्या जीवन को अणुओं का समूह माना जा सकता है क्या, तो आपका आंसर होगा नहीं, जीवन को अणुओं का समूह नहीं माना जा सकता। प्यारे विद्यार्थियों, जीवन के विषय में जो जो जानकारी घटी गई मनुष्य की,
जब जब ही प्रथम जीव की उत्पत्ति को समझना अत्यंत ही मुश्किल होता गया, क्योंकि जीवन को अणुओं का समूह नहीं माना जा सकता। जीवन के विषय में मानव की जो जो जानकारियां बढ़ती गई, प्रथम जीव की उत्पत्ति को समझना उतना ही क्या हो गया, कठिन। लेकिन आज अगर अपन देखें वर्तमान में, तो वर्तमान के अंदर जीवन को किसका, डीएनए का आधार माना गया है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि वर्तमान में जीवन किस पर आधारित है, तो आप बताओगे वर्तमान में जीवन डीएनए पर आधारित है। और प्यारे विद्यार्थियों, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ये किसका पूरा नाम होता है, डीएनए। तो सीधा सा प्रश्न हो गया कि प्रारंभ में जीवन को अणुओं का समूह नहीं माना जाता था, लेकिन वर्तमान में जीवन पूर्णतः डीएनए पर आधारित है। अब प्यारे विद्यार्थियों, आपने कोशिका के चैप्टर में पढ़ा होगा, कोशिका के चारों जो झिल्ली होती है उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली के अंदर एक क्या पाया जाता है, केंद्रक, क्योंकि केंद्रक के अंदर कोशिका का नियंत्रण होता है। और केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य जो पतला द्रव भरा होता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। तो प्यारे विद्यार्थी, तीन महत्वपूर्ण भाग हो गए कोशिका के। कोशिका झिल्ली कोशिका की सबसे भारी परत हो गई, केंद्रक कोशिका के अंदर बिल्कुल मध्य में होता है, और पूरी कोशिका का संचालन इसी के द्वारा होता है। और कोशिका द्रव्य केंद्र को कोशिका झिल्ली के मध्य भरा होता है। प्यारे विद्यार्थियों, डीएनए किसके अंदर स्थित होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा किसके अंदर, केंद्र। तो डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ भी है, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, डीएनए एक ऐसा पदार्थ है, तो आप बताओगे आनुवंशिक पदार्थ है। अब प्यारे विद्यार्थियों, डीएनए के अंदर जो सूचनाएं संग्रहित होती है, डीएनए में संग्रहित सूचनाओं को केंद्रक से बाहर कोशिका द्रव्य में कौन लाता है, तो आप बताओगे आरएनए। तो डीएनए में संग्रहित सूचनाओं को केंद्रक से बाहर कोशिका द्रव्य में लाने का काम करता है कौन, आरएनए। और आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो प्यारे विद्यार्थियों, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो केंद्रक में स्थित होता है, और डीएनए में संग्रहित सूचनाओं को केंद्रक से बाहर कोशिका द्रव्य में कौन लेकर आता है, आरएनए। अब कोशिका द्रव्य में उपस्थित कौन, कोशिका द्रव्य में उपस्थित राइबोसोम। कोशिका द्रव्य में उपस्थित राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है, प्रोटीन का। किसका संश्लेषण करता है, तो ध्यान रखना प्रोटीन का। तो कोशिका द्रव्य में उपस्थित क्या, राइबोसोम डीएनए में संग्रहित सूचनाओं के आधार पर किसका संश्लेषण करता है, प्रोटीन का। और प्रोटीन के उत्प्रेरण से ही, प्रोटीन के उत्प्रेरण से ही जीवन की समस्त क्रियाएं निर्देशित होती हैं। अर्थात सभी जीवों को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है। पहले विद्यार्थियों, दोबारा से ध्यान से देखो, जीवन को किसका समूह नहीं माना जा सकता, अणुओं का। और वर्तमान में जीवन किस समूह पर आधारित है, तो आपको उत्तर हो जाएगा डीएनए। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ है जो कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है। अच्छा, डीएनए में संग्रहित सूचनाओं को केंद्रक से बाहर कोशिका द्रव्य में कौन लाता है, तो आरएनए। और इसके बाद कोशिका द्रव्य में उपस्थित राइबोसोम डीएनए में संग्रहित सूचनाओं के आधार पर प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और प्रोटीन के उत्प्रेरण से जीवन की क्रियाएं निर्देशित होती है। और आरएनए का पूरा नाम होता है क्या, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अब प्यारे विद्यार्थियों, एक प्राचीन अवधारणा या कह दो प्राचीन मान्यता के अनुसार ये माना गया कि 19वीं शताब्दी की अपन बात करते हैं, 19वीं शताब्दी। तो 19वीं शताब्दी में ये माना गया
ऐसे अंतरिक्ष से होते हुए सूक्ष्म बीजाणुओं के रूप में आया है। यह सूक्ष्म बीजाणुओं की बौछार के रूप में आया है। ये कहने वाले वैज्ञानिक थे लॉर्ड केल्विन और हॉलमान। तो प्यारे विद्यार्थियों, 19वीं शताब्दी में यह माना गया कि पृथ्वी पर प्रथम जीव अंतरिक्ष से या किसी अन्य ग्रह या पिंड से सूक्ष्म बीजाणुओं की बौछार के रूप में आया है। ऐसा कहने वाले वैज्ञानिक थे लॉर्ड केल्विन और वॉन हॉलमान। और प्यारे विद्यार्थियों, हेडियन काल में बनी चट्टानें, हेडियन काल में बनी चट्टानों के अवशेषों का अध्ययन करने से ये पता चला कि आज से 4 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषी जीवन उपस्थित था। अब आपसे सीधा प्रश्न ये पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषी जीवन कब उपस्थित था, तो आप बताओगे आज से 4 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषी जीवन उपस्थित था। तो हेडियन काल में बनी जो चट्टानें थी उनके अवशेषों का अध्ययन करने पर यह पता चला कि आज से 4 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषी जीवन उपस्थित था। तो प्यारे विद्यार्थियों, 19वीं शताब्दी में तो ये माना गया कि पृथ्वी पर जो प्रथम जीव है वो अंतरिक्ष से सूक्ष्म बीजाणुओं की बौछार के रूप में आया, और इसका समर्थन किया लॉर्ड केल्विन और हॉलमान नामक वैज्ञानिक ने। और हेडियन काल में जो चट्टानें बनी थी उनके अवशेषों का अध्ययन करने पर यह पता चला कि पृथ्वी पर जो प्रकाश संश्लेषी जो जीवन था वो आज से, प्यारे विद्यार्थियों, कितने अरब वर्ष पूर्व था, तो आज से लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व था। अब हेडियन काल की अपन बात करते हैं। हेडियन काल। अब हेडियन काल के अंदर यह माना गया कि जो प्रथम जो जीव है, प्रथम जीव की उत्पत्ति कहां नहीं हुई, पृथ्वी पर नहीं हुई, बल्कि प्रथम जीव पृथ्वी पर अंतरिक्ष से सूक्ष्म बीजाणुओं के रूप में किस पर आया, पृथ्वी पर आया। तो हेडियन काल में माना गया कि पृथ्वी पर प्रथम जीव सूक्ष्म बीजाणुओं के रूप में अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आया, और इसी समय जब पृथ्वी पर आया उसी समय यह मंगल जैसे अन्य ग्रहों पर भी गया। तो हेडियन काल में बनी चट्टानों में, तो हेडियन काल जो था उसमें यह माना कि पृथ्वी पर प्रथम जीव अंतरिक्ष से सूक्ष्म बीजाणुओं के रूप में आया, और उसी समय मंगल जैसे अन्य ग्रहों पर भी चला गया। प्यारे विद्यार्थियों, यह भी माना गया कि अंतरिक्ष से आने वाला सूक्ष्म जीव अत्यंत कठिन मार्ग को तय करके भी एक ग्रह के वायुमंडल से दूसरे ग्रह के वायुमंडल में जा सकता है। मतलब सपोज करो कि मंगल ग्रह से पृथ्वी पर कोई जीवन सूक्ष्म बीजाणुओं के रूप में आया, और ये जो जीवन था वो सूक्ष्म बीजाणु के रूप में भी पृथ्वी के वायुमंडल से निकलकर अन्य ग्रह के वायुमंडल पे चला गया। तो प्रारंभ में ये माना जाता था कि सूक्ष्म बीजाणु एक ग्रह के वायुमंडल से निकलकर दूसरे ग्रह के वायुमंडल में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं, और यह माना गया कि एक समय में अनेक स्थानों पर अनेक जीवों की उत्पत्ति हुई होगी। तो यह माना गया किस काल में, हेडियन काल में। तो आप बताओगे हेडियन काल में माना गया कि पृथ्वी पर जो प्रथम जीव है वो सूक्ष्म बीजाणु के रूप में अंतरिक्ष से आया, और उसी समय मंगल जैसे अन्य ग्रहों पर भी गया। सूक्ष्म जीव बड़ी कठिन यात्रा तय करके एक ग्रह के वायुमंडल से दूसरे ग्रह के वायुमंडल में आसानी से पहुंच सकते हैं, अर्थात जीवन की उत्पत्ति एक समय में एक साथ कई स्थानों पर हुई होगी। अब प्यारे विद्यार्थियों, ये तो अपन ने बात की जीव उत्पत्ति के कौन से सिद्धांत की, आध्यात्मिक सिद्धांत की। अब अपन बात करेंगे जीवाश्म। मैंने आपको बताया था एक पॉइंट अपन को पढ़ना है क्या, जीवाश्म।
जीवाश्म उत्पत्ति एवं क्या पढ़ेंगे इसके प्रकार। अब प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक 100% जो एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, इस चैप्टर में से अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं तो कम से कम 3-4 सालों के अंदर 3-4 साल में 3 साल तो इसी पॉइंट में से प्रश्न बने हैं 16वें चैप्टर में से। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीवाश्म की उत्पत्ति और प्रकार। ध्यान से सुनते जाओ। सबसे पहला प्रश्न पड़ता है कि जीवाश्म क्या होते हैं। अरे भाई, जीवाश्म का मतलब है जीवों के अवशेष, प्राचीन जीवों के अवशेष जो आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले क्या हो गए, जिनकी मृत्यु हो गई। अर्थात हमें जीवाश्म के बारे में पता तब चलता है जब हमें प्राचीन जीवों की क्या मिलती है, निशानियां। प्राचीन जीवों की क्या मिलती है, निशानियां। अब सपोज करो कि मैंने यहाँ पे मैं खुदाई कर रहा हूँ और खुदाई में मेरे को किसी जीव की हड्डियां मिल गई, किसी जीव का चित्र छपा हुआ मिल गया, तो वो उसकी क्या हो गई, अवशेष कह दो, निशानियां कह दो। तो हमें जीवाश्मों का पता प्राचीन जीवों की निशानियों से पता चलता है। अर्थात प्राचीन जीवों की निशानियों को ही, प्राचीन जीवों की निशानियों को ही क्या कहा जाता है, जीवाश्म कहा जाता है। तो पहला प्रश्न था एग्जाम के लिए पूछा गया था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कि जीवाश्म किसे कहते हैं, तो आप बताओगे प्राचीन जीवों की निशानियों को ही जीवाश्म कहा जाता है। और प्राचीन जीवों की हमें पता कैसे चलता है, तो जब हम खुदाई करते हैं तो खुदाई में जब उनकी निशानियां मिलती हैं तो हमें उनके जीवाश्म के बारे में पता चलता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले जीव जंतुओं के किसमें दब जाने के कारण, भूमि में दब जाने के कारण जब उनकी खुदाई हुई तो उनकी निशानियां मिली, या कहते हैं उनके जीवाश्म मिले। तो जीवाश्म किसे कहते हैं, फटाफट बताओ। प्राचीन जीवों की निशानियां ही क्या कहलाती है, जीवाश्म कहलाती है, जो आज से लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हमें खुदाई से मिली है। अब प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही एक जीवाश्म की मैं बात करूंगा जिसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स, ये आर्कियोप्टेरिक्स एक क्या है, जीवाश्म है। प्राचीन समय में तो एक जीव था ये, लेकिन आज हमें इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आर्कियोप्टेरिक्स के जीवाश्म का अध्ययन करने पर हमें ये पता चलता है कि पक्षियों की उत्पत्ति रेंगने वाले जीवों से हुई है। पक्षियों की उत्पत्ति कौन से जीवों से हुई है, रेंगने वाले जीवों से हुई है। अतः आर्कियोप्टेरिक्स को पक्षी वर्ग और रेंगने वाले जीवों को बोलते हैं सरीसृप। ये सरीसृप वर्ग के अंदर, रेप्टिलिया वर्ग के अंदर आते हैं। ये एलिज, पक्षी वर्ग आपका हो गया एलिज, और सरीसृप को अपन बोलते हैं रेप्टिलिया वर्ग। ये रेप्टिलिया वर्ग हो गए। तो पक्षी वर्ग और रेंगने वाले जीव सरीसृप। तो पक्षी वर्ग और सरीसृप वर्ग के जीवों की योजकड़ी जिनमें दोनों के गुण है, वो किसको कहा जाता है, आर्कियोप्टेरिक्स। तो आर्कियोप्टेरिक्स एक प्राचीन, परीक्षा में आएगा आर्कियोप्टेरिक्स क्या था, इसके अध्ययन से हमें क्या पता चला। तो आप बताओगे कि आर्कियोप्टेरिक्स एक प्राचीन जीवाश्म था जिसके अध्ययन से हमें ये ज्ञात हुआ कि पक्षियों की उत्पत्ति रेंगने वाले जीवों से हुई है। अब क्या है विद्यार्थियों, जब खुदाई की गई तो आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म के कोमल भाग तो सड़ गए। आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म के कोमल भाग तो क्या हो गए, सड़ गए, और इसकी छाप मिट्टी पर अंकित हो गई। मिट्टी पर क्या हो गई, अंकित हो गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म के कोमल भाग तो, शरीर के कोमल भाग जैसे मांस, त्वचा तो सड़गल कर नष्ट हो गई, और इसकी छाप मिट्टी पर क्या हो गई, अंकित। तो प्यारे विद्यार्थी, जीवाश्म किसे कहते हैं, तो आप बताओगे प्राचीन जीवों की निशानियों को ही जीवाश्म कहते हैं। और जीवाश्मों का निर्माण आज से लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जीव जंतुओं के भूमि में दब जाने के कारण हुआ, और खुदाई करने पर इनके प्राचीन अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म एक बहुत प्राचीन जीवाश्म था। इसके कोमल भाग तो सड़गल के नष्ट हो गए, इसकी छाप मिट्टी पर अंकित हो गई,
इसके अध्ययन से हमें पता चला कि पक्षियों की उत्पत्ति रहने वाले जीवों से हुई है, अतः इसे पक्षी वर्ग और सरीसृप वर्ग की योजक कड़ी भी कहते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, भूमि में दब जाने के बाद जीवों के शरीर के कार्बनिक अणु तो नष्ट होते रहते हैं और उनका स्थान लेते हैं अकार्बनिक अणु, जिससे कई बार उनकी मिट्टी की मूर्ति भी तैयार हो जाती है। तो कई बार जीवों के शरीर में कार्बनिक अणुओं के नष्ट होने से उनका स्थान अकार्बनिक अणु लेते हैं। इस स्थिति में कई बार जीवों की पत्थर या मिट्टी की मूर्ति भी तैयार हो जाती है। अब प्यारे विद्यार्थियों, जीवाश्म कितने पुराने हैं, इनका पता लगाने की दो विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? दो। अर्थात मैं कह सकता हूं जीवाश्मों का काल निर्धारण, जीवाश्मों का काल निर्धारण, काल का मतलब हो गया समय निर्धारण। जीवाश्मों का काल निर्धारण दो विधियों के द्वारा होता है। पहली विधि का नाम है फॉसिल डेटिंग, फॉसिल डेटिंग, और दूसरी विधि का नाम है रेडियो कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग। यहां से भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में प्रश्न पूछा जा चुका है कि जीवाश्मों के काल निर्धारण की विधि का नाम लिखो, तो लिख दो रेडियो कार्बन डेटिंग या फॉसिल डेटिंग। तो जीवाश्मों का काल निर्धारण की दो विधियां हैं। पहली विधि का नाम हो गया फॉसिल डेटिंग, दूसरी विधि का नाम हो गया रेडियो कार्बन डेटिंग। अब प्यारे विद्यार्थियों, अंत में अपन एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है अवशेषांक, अवशेषांक, या इसको अपन बोलेंगे अवशेषी अंक, अवशेषी अंक। या अब एक छोटा सा टॉपिक है कि अवशेषांक क्या होते हैं, या आप कह सकते हो कि अवशेषी अंक क्या होते हैं। अब अवशेषांक से क्या तात्पर्य? जीवों के शरीर में कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं होता। आज से जो हमारे पूर्वज थे, आज से जो हमारे क्या थे पूर्वज, उनमें तो ये क्रियाशील थे, लेकिन आज इनका कोई उपयोग नहीं है। आज हमारे शरीर में अवशेष बन के रह गए हैं। तो सीधी सी परिभाषा हो गई, जीवों के शरीर में पाए जाने वाले ऐसे अंग जो अनुपयोगी है या जिनका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं है, ऐसे अंग अवशेषांक या अवशेषी अंग कहलाते हैं। अब मानव के शरीर में कौन कौन से अवशेषी अंग पाए जाते हैं जो हमारे उपयोग के नहीं है? तो सबसे पहले हो गई अक्कल दाढ़, अक्कल दाढ़ हो गई। सेकंड नंबर पे हो गई आंख पर पाई जाने वाली, आंख पर पाई जाने वाली अपेंडिक्स, अपेंडिक्स, आंख पर पाई जाने वाली अपेंडिक्स। नंबर 3, अब आपकी जो बुक है उसमें तो केवल 2 ही एग्जांपल दिए हैं, लेकिन आप और भी एग्जांपल दे सकते हैं। मनुष्य के शरीर में और भी अवशेष होते हैं। एक होता है निमेषक पटल, निमेषक पटल, नेत्र के अंदर निमेषक पटल। नंबर 4 कर्णपल्लव की पेशियां, कर्णपल्लव की क्या पेशियां, ये प्यारे विद्यार्थियों मानव के अवशेषी अंग हैं। तो अब मेरे को ये बताओ कि चाहे तो अवशेषी अंग कह दो और चाहे तो अवशेषांक कह दो, बात एक ही है। डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि मनुष्य के शरीर में कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनका मानव के शरीर में कोई उपयोग नहीं है उनका, वो अवशेषांग या अवशेषी अंग कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल अक्कल दाढ़, आंख पर पाई जाने वाली अपेंडिक्स, थर्ड नंबर निमेषक पटल और चौथा नंबर कर्णपल्लव की पेशियां। लेकिन आपके बुक में 2 दी गई है तो 2 को ध्यान रख लो, एक अक्कल दाढ़ और एक आंख पर पाई जाने वाली अपेंडिक्स। तो फिर ये विद्यार्थियों, अब इसके बाद इस लेसन का एक लास्ट टॉपिक होगा क्या? जैव विकास और जैव विकास की क्रियाविधि। इसको अपन एक लास्ट की वीडियो में पढ़ेंगे, जो एक वीडियो का आपका टॉपिक रह जाएगा। उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जो आपको बात बताई थी आज शुरू में इस वीडियो में
कि बुधवार के दिन आपका विज्ञान का टेस्ट होगा, उसकी तैयारी बराबर रूप से करनी है। विज्ञान के तीनों चैप्टर के नोट्स मैंने आपको पीडीएफ फाइल मैंने अवेलेबल करवा दी। पीडीएफ फाइलों में से आप, मुझे अच्छे से विश्वास है कि आप अपनी विज्ञान की कॉपी में अच्छे साफ साफ अक्षरों में अपने नोट्स बना रहे होंगे। अब पहला पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथे पार्ट को अच्छे से अध्ययन करो। और अगर मान लो आपको किसी में दिक्कत हो तो पहले के जो वीडियो जो आपको पूर्व में दिए गए थे उनको आप देख सकते हो किसी में अगर दिक्कत है, और आप अच्छे से अध्ययन करके बुधवार के लिए रेडी रहो। बुधवार को आपका पीडीएफ मिल जाएगा टेस्ट के रूप में, वो आपको टेस्ट अच्छे से देना है। उसके बाद फिर आपके पर्यावरण के पाठों का भी टेस्ट होगा, ठीक है, जो अब तक अपन ने पढ़ लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बुधवार के लिए आप तैयार रहेंगे। गुड बाय।